हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानने से पहले आपको पता है जो डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑरेस्टेड ने कहा कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर या एनी करंट कैरिंग कॉइल इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ठीक अपोजिट फैराडे ने सोचा, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। फैराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। फिर से आप सुन लीजिए। जैसा कि हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड दैट एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। फैराडे ने सोचा कि इसका अपोजिट भी होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और करंट पता करने के लिए उन्होंने एक कॉइल ले लिया, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इंतजार करने लगे। भाई, जब करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसमें करंट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया, कॉइल ले लिया, कॉइल में करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया और वेट करते रहे। बहुत देर तक वेट किए। उन्होंने बार बार वेट देखा, इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बार बार किया, और लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। लास्ट में फैराडे को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस मैग्नेट को इस कॉइल में फेंका। मैग्नेट को कॉइल में फेंका कि अब ये एक्सपेरिमेंट होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉइल को गैल्वेनोमीटर में फेंका, जैसे ही मैग्नेट को कॉइल में फेंका, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, जिसका इंतजार था उनको। अब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया तब तो अब काम शुरू हुआ। भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड मूव किया, फिर बहुत तेजी से फेंके। उन्होंने धीरे धीरे फेंका, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थोड़ा सा था, बहुत तेजी से फेंका तो देखा कि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। जब इस मैग्नेट को उन्होंने बाहर निकाला कॉइल से तो देखा कि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो इन्होंने दो तीन चीज यहां से निष्कर्ष पर उन्होंने पहुंचा। यहां से क्या? पहले तो एक फैक्टर टाइम भी है, क्योंकि जब हम तेजी से फेंक रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। और जब ये मैग्नेट और ये कॉइल दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उन्होंने गैल्वेनोमीटर को कांस्टेंट रख करके यदि कॉइल को आगे आप लेके आते हैं, तब भी यहाँ पर कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर को बहुत दूर रख दिया कनेक्ट करके। फिर कॉइल को आगे बढ़ाया मैग्नेट की ओर, तब भी डिफ्लेक्शन आया था। फिर कॉइल को दूर लेके गया, तब भी डिफ्लेक्शन आया अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जब मैग्नेट और कॉइल में के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है, दैट इज जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, जब मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस समय एक करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। उस समय इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। उस समय ये इसमें क्या हो रहा है भाई? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। और यदि सर्किट क्लोज्ड है तो एक करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि जब मैग्नेट को या कॉइल को
मैग्नेट की ओर ले जा रहे हैं या मैग्नेट को जब हम कॉइल की ओर ले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है। देखिए, यदि कॉइल, ये मान लीजिए कोई कॉइल है, ये इसको हम यहां रख दे रहे हैं, कोई कॉइल है, इसको हम यहां रख दिए, तो इसमें कितनी लाइन क्रॉस की? केवल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। लेकिन जब इसी कॉइल को हम और बढ़ाते बढ़ाते यहां पर हम लेके चले आए सेम कॉइल को, तो अब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने लगी? 1 2 3 4 5। इसका मतलब जब कॉइल और मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है, कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, देन नंबर ऑफ लाइंस थ्रू द कॉइल इज आल्सो चेंजिंग। और ये नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चीज जानने के पहले, यहां पर ये जानने के पहले एक टर्म और आप लिख लीजिए, जान लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द total number of magnetic field lines passing through the area which plane passing through the area which plane passing through the area which plane passing through the area held in such a way that the plane, ये जो प्लेन है, प्लेन किसका प्लेन है? जिसकी एरिया लेना है उसका प्लेन है। सच दैट द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्लेन है, कोई भी एरिया बन रही है तो एरिया क्या होगा? वो प्लेन को इनक्लोज करेगा। कोई भी एरिया है तो क्या करेगा? वो प्लेन को इनक्लोज करेगा। प्लेन ऑफ द एरिया लिख दीजिएगा, प्लेन ऑफ द एरिया ब्रैकेट में करके। तो ये प्लेन क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यदि किसी प्लेन को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हुए, इसको आप नोट कर लीजिए, यदि किसी भी प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, दैट नंबर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लीजिए कोई एरिया है, ये देखिए, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये एरिया है, तो दिस एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर प्लेन क्या है? प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इसका मतलब कि ये एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इस पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल शो करता है क्या है? एरिया का डायरेक्शन शो करता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस एरिया इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन इसका परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं इसके प्लेन के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अब ये बात समझना चाहिए, यहाँ पर दो बात है। प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और उस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वही उस एरिया का डायरेक्शन शो करता है। इसमें यदि ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में क्या एंगल है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस
this area and magnetic field, that is 0 degree. But what is angle between the plane of the area and magnetic field, that is 90 degree. तो ये स्थिति रही. अब सुनिए, देखिए यहाँ पर यदि ये प्लेन, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एरिया था वो उसके प्लेन में ना हो करके, बल्कि यहां पर जो नॉर्मल जो जीरो था वो जीरो ना हो करके बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाने लगे. मैग्नेटिक फील्ड से इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाने लगे. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इसका हमको कंपोनेंट लेना होगा. इस जो डीएस एरिया है, ये जो डीएस एरिया है उसका हमको बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होगा. यानी इसको घुमाएंगे, इस ढंग से घुमाएंगे कि ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए. इसको इस ढंग से हम घुमाएंगे, इस एरिया को इस ढंग से घुमाएंगे कि इस पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये एरिया का कंपोनेंट क्या हो गया, इसको एन को घुमाते चले जाइए, इसका कंपोनेंट हमको लेना होगा. यदि ये एरिया पहले ये डीएस था तो अब ये क्या हो गया, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डीएस कॉस थीटा होगा. इसको घुमा दिए ना ये डीएस को, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, तो दैट इज डीएस कॉस थीटा. ये मैग्नेटिक फील्ड तो था ही. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में क्या हुआ, डी फाई इज इक्वल टू, देखो यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो यूनिट एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस की, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. तो डीएस कॉस थीटा से कितनी लाइन क्रॉस करेगी, बी इंटू डी एस कॉस थीटा. तो दिस डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस. ऐसे हम लिख सकते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस ढंग से लिख सकते हैं. इसका यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, टेस्ला मीटर स्क्वायर. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए. मैग्नेटिक फ्लक्स जानना बहुत जरूरी है. अब सुन लीजिए, अब आ जाइए हमारे कंसेप्ट पर जो फैराडे लॉ के लिए था. और हम बताए थे उस समय कि जैसे ही आप कॉइल को, मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, सपोज दिस इज मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और हमारे पास ये दिया हुआ है, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के विषय में हमने बताया आपको. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो यदि ये कॉइल को यदि आप यहां पर रख दीजिए, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है, और इसी कॉइल को बढ़ाते बढ़ाते आप यहां पर लेके चले आइए. यानी कॉइल को यदि आप मैग्नेट की ओर लेके जा रहे हैं या मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके जाइएगा, तो पहले केवल एक लाइन क्रॉस कर रही थी, लेकिन इसी एरिया से अब कितनी लाइन क्रॉस करने लगी, 1 2 3 4. हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं. इसका मतलब किस चीज़ में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ. तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जैसे ही वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज. जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उस समय क्या हो रहा है भाई, जैसे ही कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन चेंज हो रहा है, देन क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. और इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के वजह से ही इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ. और यदि ये सर्किट क्लोज हो रही, यदि सर्किट ये क्लोज रही तो एक करंट प्रोड्यूस किया, एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. तो आप इसको लिख सकते हैं. अब ये फिगर भी बना सकते हैं, फिगर बना लीजिएगा. फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में पूछता है. आप क्या लिखेंगे भाई, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वेन एवर there is change in magnetic flux. Whenever there is change in magnetic flux associated
associated with a coil whenever there is change in magnetic flux associated with a coil, EMF is induced. EMF का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. EMF means electromotive force. EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil whenever there is change in magnetic flux associated with a coil. EMF is induced in the coil, and the EMF induced या induced EMF, the induced EMF lost as long as the change in magnetic flux is taking place. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है तभी तक ये ईएमएफ रहेगा. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है तभी तक ये ईएमएफ रहता है. जैसे ही चेंज बंद, मोशन बंद, रिलेटिव मोशन बंद, वैसे ही ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ था वो भी बंद हो गया. तो यही बात हम लिखे हुए हैं. इट लास्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस. ये आप लिख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सेकेंड लॉ क्या है? जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो किस बात पर निर्भर करता है, ये सेकेंड लॉ बताता है. सेकेंड लॉ क्या है बच्चों? सेकेंड लॉ क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced EMF is directly proportional the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. That is हम यहां लिख सकते हैं, that is जो EMF induced हुआ is directly proportional to d phi by dt, rate of change of magnetic flux. That is E is directly proportional to d phi by dt. ये आप लिख लेंगे. इसी को थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं. इसी को आगे बढ़ाते हैं. यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो यहां पर एक निगेटिव साइन आता है, k की वैल्यू -1 आ जाती है, d phi by dt. ये ऐसे हम लिख सकते हैं. निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो इस ढंग से इंड्यूस्ड होता है कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करे. द निगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. द निगेटिव साइन शोज shows that the induced EMF opposes the change of
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का विरोध करता है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का विरोध करता है। ये निगेटिव साइन ये बता रहा है। आप सुनिए, अब यही निगेटिव साइन, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। अब इसी निगेटिव साइन के विषय में हम लिखेंगे लेंजेज रूल। लेंजेज रूल, लेंज ने क्या, जहां जो निगेटिव साइन आया था एक्चुअली वहीं पर निगेटिव साइन आ गया था, उसको लेंज ने एक्सप्लेन किया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो इस ढंग से इंड्यूस्ड करता है कि इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेज इट। जिस कारण से पैदा हुआ है ईएमएफ, उसी कारण का विरोध करता है। द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हाट इज लेंजर रूल, द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड in the coil such that it opposes the cause which produces it, which produces it, जो इसको प्रोड्यूस करता है, उसी का विरोध करता है। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेज इट। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ईएमएफ किस ढंग से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, आप लिख लेंगे इसको। ओके, आप जरा इस बात को जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमको एक कॉइल दिया हुआ है, सपोज हमको कॉइल दिया हुआ है, सपोज हमको एक कॉइल दिया हुआ है। सपोज हमको एक कॉइल दिया हुआ है, दिस इज कॉइल। यहां गैल्वेनोमीटर है करंट को का डायरेक्शन जानने के लिए, और ये मैग्नेट है, सपोज दिस मैग्नेट, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यदि इस मैग्नेट को आप इधर की ओर लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, मैग्नेट किधर लेके आए भाई, कॉइल की ओर लेके आए, तो जब कॉइल मैग्नेट को कॉइल की ओर जब लेके आ रहे हैं तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो इस ढंग से होगा कि ये जब मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके जा रहे हैं तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो इस ढंग से होगा कि मैग्नेट को इधर न आ पाए, मैग्नेट के इधर आने का विरोध होगा। मैग्नेट के इधर आने का विरोध होगा, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल होगा, तभी ना नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल कब होता है, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। अब करंट, ये समझ लीजिए, ये जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक होता है, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये देखिए ऐसे, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो जब सामने से देखेंगे तो नॉर्थ पोल, और जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया तो सामने से देखेंगे तो साउथ पोल। इसको याद रखना है, इस फिगर को आप याद जरूर रखिएगा। तो चूंकि हमारा यहाँ नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है, इसको आप बना लेंगे इस चीज़ को। एंटी क्लॉकवाइज करंट होने का मतलब नॉर्थ पोल, हमको नॉर्थ पोल यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होना पड़ेगा, ये नॉर्थ पोल, तभी ना नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे का विरोध करेगा। तो इसमें आप देख लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन ना, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है। अब इसको देख लीजिए, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल होना चाहिए यहाँ पर। सिमिलरली यदि मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को यदि आप दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। मैग्नेट को यदि आप दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसी केस में हम मैग्नेट को दूर लेके गए, मैग्नेट को हम क्या किए, हम मैग्नेट को दूर लेके जाने लगे। तो जब दूर लेके जाने लगे तब क्या होगा भाई, अब मैग्नेट को जब दूर जा रहा है तो दूर जाने का विरोध करेगा। दूसरा फिगर आप बना लेंगे, दूसरा फिगर बना लेंगे। जब मैग्नेट को हम दूर लेके जाने लगे तो क्या हुआ, मैग्नेट के दूर जाने का विरोध हुआ। इट मीन्स यहाँ पर फिर साउथ पोल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, तभी ना ये दूर जाने का विरोध करेगा, साउथ पोल उसको अट्रैक्ट कर लेगा
और साउथ पोल के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि कैसे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और कैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, तो ये हमने आपको लेंज रूल बताया, करंट का डायरेक्शन बताया, फिर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस इतना ही है, 25 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा बनाने पर आप लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट डे हम इसको बताएंगे, और नेक्स्ट डे हम क्या आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय लेंजेज रूल, लेंज रूल को और हम एक्सप्लेन करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।